हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सम जनरल टिप्स विच विल बी रिलेटिंग टू सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, एंड दिस विल कवर टिप्स विच आर एप्लीकेबल बिफोर एग्जाम्स, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस एज वेल एज आफ्टर एग्जाम्स। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आईसीएआई बोनस मार्क्स ऐसे कौन कौन से सिचुएशन में अलॉट करता है। तो बोनस मार्क्स आर दोज मार्क्स जो आपको ओवर एंड अबाव मिलते हैं अपने आंसर शीट के ऊपर। तो लेट्स से अगर आपके आंसर शीट में लिखा था कि आपको 68 मार्क्स मिले, बट जब आप अपना रिजल्ट देखते तो वहाँ पे आपको 72 मार्क्स दिख रहे हैं। दैट केस आईसीएआई ने आपको बोनस मार्क्स अलॉट किए। तो ये जो बोनस मार्क्स होते हैं आईसीएआई सिर्फ आपको नहीं देता, ये पूरे सीए फाइनल के या सीए इंटरमीडिएट के या सीए फाउंडेशन के जो भी लोगों ने वो पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट किया होता है सबको वो बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसका भी डिस्कशन करेंगे कि मेरे को जुलाई 21 में 14 मार्क्स बोनस दिए थे। सिर्फ मेरे को नहीं, मेरा एक फ्रेंड था जो ऑल इंडिया रैंक 7 था, उसको भी 14 मार्क्स बोनस दिए। एंड ऐसा करके जिन्होंने भी सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स दिए थे उनको सीए फाइनल लेवल पे आईसीएआई ने 14 मार्क्स का बोनस अलॉट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें बिफोर एग्जाम रिलेटेड जनरल टिप्स, तो सबसे पहली मेरी पहली टिप ये होगी कि यू हैव टू यूटिलाइज दे उस 1.5 डेज टाइम जो आपको पढ़ने का टाइम मिलता है बिटवीन 2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। प्लान फॉर दोज 1.5 डेज एज पर योर प्रेफरेंसेज। अगर आपने कोई प्रेफरेंस बना के रखा है कि ये पर्टिकुलर आर में आप ये वाला सब्जेक्ट करोगे, मतलब ये वाला चैप्टर करोगे, तो वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करूंगा, मैं अपलोड करूंगा 1.5 डेज प्लानिंग वीडियोज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इंटर, फाइनल एंड फाउंडेशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना फॉर दोज वीडियोस। नंबर 2, यू शुड प्लान योर 1.5 डेज। ठीक है, अगर आपको 1.5 डेज की प्लानिंग अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो भाई यू शुड इंक्लूड मिनिमम ऑफ 1 रिविजन फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो लेट्स से अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ का एटलीस्ट एक रिविजन तो आपको करना ही है फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ लॉ। उसके बाद यू हैव टू इंक्लूड 1 मोर रिविजन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आप 2 रिविजन कर रहे हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एंड आप 1 रिविजन कर रहे हो ऐसे चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से आपको अपने 1.5 डेज की प्लानिंग करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जैसा कि मैंने बताया, वीडियोस अपलोड करूंगा रिगार्डिंग दोज 1.5 डेज। Sir, number 3, the day you have your exams, wake up early at 5 AM so that you can revise all important chapters again। ठीक है, तो जिस दिन आपका एग्जाम है वो दिन आपको सुबह 5 बजे उठना है ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक बार वापस उनको रिवाइज कर सके। सर, हैव लाइट ब्रेकफास्ट एंड लंच बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। दैट इज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको एकदम लाइट ब्रेकफास्ट और लंच करना है। ऐसा कि नहीं एकदम हैवी ब्रेकफास्ट और लंच कर लो तो आपको एग्जाम में नींद आने लग जाए। Avoid junk food and rice during the examination days. Eat only healthy food for better productivity। ये तो आपको पता ही होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसका प्लीज टेक बाथ बिफोर एग्जाम, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहा के जाते नहीं है, फिर उन्हें नींद आ जाते हैं एग्जाम में। सो प्लीज टेक बाथ बिफोर योर एग्जाम सो दैट यू डोंट फील स्लीपी। उसके बाद अवॉइड मीटिंग एंड डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स एज इट कुड इम्पैक्ट यू इन अ नेगेटिव वे एंड मे ऑल्सो डिमिनिश योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो अपने दोस्तों से डिस्कशन मत करना या फिर उनसे मिलने मत जाना, बिकॉज उससे क्या होता है ना, कभी कभी वो आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। कि अगर आपका दोस्त बोले कि तूने ये वाला सम किया कि नहीं किया और आपने बोला कि नहीं मैंने ये तो नहीं किया, फिर वो बोलने लग जाएगा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसके आने के चांसेस है। तो इससे क्या होगा, आप नेगेटिव वे में इम्पैक्ट हो जाओगे एंड एट द सेम टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डिमिनिश हो जाएगा। पैक योर बैग इन एडवांस। तो अगर आपको बैग में क्या क्या लेके जाना है, ये अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आई बटन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो वीडियो आप चेक कर लेना ये वीडियो देखने के बाद। रीच द एग्जामिनेशन सेंटर। रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बाय 1 PM। ठीक है, 2 बजे आपका एग्जाम चालू होता है, 1 बजे आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। लुक फॉर योर क्लासरूम, गो देयर एंड सेटल योर सेल्फ। ठीक है, तो 1 बजे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना, वहाँ पे देख लेना कि आपको कौन सा क्लास एलोकेट किया है, वहाँ पे पहुंच के अपने आप को सेटल कर लेना एक बार। उसके बाद सेंटर का जो गेट है वो 1 बजे ओपन हो जाता है, तो आप 1 बजे के बाद ही पहुंचना, 1 बजे के पहले पहुंचोगे तो कुछ मतलब नहीं, आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली डू नॉट ओपन टेलीग्राम। ठीक है, स्ट्रिक्टली आपको टेलीग्राम नहीं ओपन करना, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस, बिकॉज वन डाउट लीड्स टू अनदर आउट एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो एग्जाम से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना टेलीग्राम ओपन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी तो भी वो क्वेश्चंस को देख के आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना, डर जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो इट्स बेटर है कि आप टेलीग्राम को ओपन ही ना करो। नो कॉल्स विथ योर बेस्ट फ्रेंड एंड डिस्कशन विद देम। मैंने बताया अगेन, बेस्ट फ्रेंड से डिस्कशन मत करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई डिस्कशन मत करना। ये 14-15 दिन अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई पे फोकस करना, उनसे बात करने के लिए पूरी जिंदगी आपके पास पड़ी है। जो 14-15 दिन है आप चाहो तो ये वापस आ सकते हैं, बट इसको होप करना कि ये वापस आपकी जिंदगी में ना आए ये एग्जाम्स। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लेना एंड साथ अपने दोस्तों से डिस्कशन मत करना इन दोस्त 14-15 डेज।
उसके बाद गो टू वॉशरूम बिफोर एग्जाम इफ यू फील लाइक, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा ड्यूरिंग एग्जाम, इससे बेटर है आप पहले ही वॉशरूम चले जाओ, ताकि वो जो 3 आवर्स है उसमें आप टाइम वेस्ट ना करो अपना वॉशरूम जाके। उसके बाद ऑफर प्रेयर्स टू गॉड एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डरली, ये तो आपको डेफिनेटली करना है, अपने गॉड को अपने प्रेयर्स ऑफर करने हैं, घर पे मॉम डैड दादा दादी नाना नानी जो भी है उन सबकी ब्लेसिंग्स लेके आपको अपने एग्जाम हॉल में जाना है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद हैव, ये एक टोटका है जो मैं अपनाता था, टोटका इज लाइक अ सुपरस्टिशन जो अब मैं बिलीव करता एक्चुअली। सो हैव दही और जैगरी, ठीक है, हैव दही एंड जैगरी एज इट इज कंसिडर्ड एज गुड लक, तो मैं उसको यूज करता था ड्यूरिंग माई July 21 CA फाइनल एग्जामिनेशंस एज वेल एज CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस इन May 18 एज वेल एज माई CA CPT इन June 2017। तो मैं दही एंड जैगरी, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसको टेस्ट करना है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड लक, तो डेफिनेटली हैव दही एंड जैगरी, जैगरी इज अपना गुड। उसके बाद आएगा वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स शूज एंड मास्क, ठीक है, जो अपने क्लोथ्स है शूज है या मास्क है एकदम कंफर्टेबल पहनना, जिससे आपको एग्जाम में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो या फिर आपको इरिटेशन ना फील हो वो कपड़ों से। उसके बाद आएगा सम जनरल टिप्स ड्यूरिंग द एग्जाम। अब ड्यूरिंग द एग्जाम रिलेटेड टिप्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो टिप है वो है कि भाई कीप योर राइटिंग पैड वॉच कैलकुलेटर पेन इन हैंडी पोजीशन ऑन योर डेस्क, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओगे, अपने एग्जाम रूम में पहुंच जाओगे, वहाँ पे क्या करना, पहुंचते ही सबसे पहले अपने बैग में से अपना ये राइटिंग पैड वॉच कैलकुलेटर पेन सबको निकाल के अपने डेस्क में प्रॉपरली अरेंज कर देना, ताकि जब आप एग्जाम लिख रहे होगे तो आपको ज़रा ढूंढने में टाइम ना लगे। उसके बाद यूटिलाइज वो 15 मिनट्स टू फिल्टर आउट ऑप्शनल क्वेश्चंस इन एग्जाम्स यूजिंग ABC एनालिसिस। तो आपको पता होगा कि हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, वो पर्टिकुलर 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढना है जिसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, तो ये 15 मिनट्स में आपको वो करना है। एंड आप ये कैसे कर सकते हो, आप इसको ABC एनालिसिस के थ्रू कर सकते हो। तो अब आप पूछो कि ये ABC एनालिसिस क्या है सर, तो यहाँ पे हम उसका डिस्कशन करते हैं। तो ABC एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे यू हैव टू डू दिस ड्यूरिंग दो 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम एंड दैट इज फ्रॉम 1:45 PM टू 2 PM, ठीक है। तो 1:45 PM से लेकर 2 PM का 15 मिनट का हमको रीडिंग टाइम मिलता है। ये 15 मिनट आपको ABC एनालिसिस करनी है क्वेश्चंस का जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए। तो सबसे पहले ए कैटेगरी क्या होता है, ए कैटेगरी आर दोज क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सीन एंड कैन इजीली आंसर देम। तो ये ए कैटेगरी वाले वैसे वाले क्वेश्चन होंगे जो आपने अपना ICS स्टडी मटेरियल में देखे होंगे या फिर कोई सर या मैम की क्वेश्चन बुक में देखे होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ए कैटेगरी वाले क्वेश्चन होंगे। बी कैटेगरी वाले कौन से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सीन समवेयर, मतलब आपको लग रहा है कि आपने थोड़ा बहुत इसको देखा हुआ है, या फिर इट कैन और यू कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि यार ये मैंने किधर तो देखा है, बट आपको एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा उसका सोल्यूशन, या फिर वो ऐसे समझ सकते हैं जहाँ पे आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है और आप कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सी कैटेगरी या दोज विच आर कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी देखे भी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको सी कैटेगरी हो गया, ठीक है। 10, तो आप क्या करोगे, वो 15 मिनट में अपने पेंसिल से लेके अपने हाथ में पेंसिल लोगे एंड मार्क करोगे ईच एंड एवरी सब क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी होता है। उसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन के सब क्वेश्चन लिख रहे हो उसका आप ABC कैटेगरी में अपने आप को फिल्टर आउट कर दूंगे, ठीक है। दस फॉर ईच एंड एवरी सब क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 यू विल कैटेगराइज एज A, B एंड C एंड राइट ऑन द क्वेश्चन पेपर विद पेंसिल वेरी लाइटली। एकदम डार्कली आपको नहीं लिखना है पेंसिल से, एकदम लाइटली आपको हर एक सब क्वेश्चन के बाजू में ऐसा A या B या C जो भी कैटेगरी में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन फिट होता है वो आपको वहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके दो सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन A एंड सब क्वेश्चन A एंड सब क्वेश्चन B, ठीक है। सब क्वेश्चन जो A है वो आपके लिए A कैटेगरी का और सब क्वेश्चन B है वो है B कैटेगरी का। सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर 4, इन दैट केस जो सब क्वेश्चन A है वो है B कैटेगरी का एंड क्वेश्चन नंबर B है वो है अगेन B कैटेगरी का, ठीक है। इन दैट केस आपको ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ना है, तो आप कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ोगे, आप B वाला क्वेश्चन नंबर 4 है उसको ऑप्शन में छोड़ोगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक है A कैटेगरी का दूसरा है B कैटेगरी का, बट ये अगर क्वेश्चन 4 में देखे तो दोनों है B कैटेगरी के। इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप छोड़ोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तो एक हो गया एक ईजी सिनेरियो। दूसरा एक डिफिकल्ट सिनेरियो अगर हम ले कि देयर आर 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन दो सब क्वेश्चन में डिवाइडेड एंड दोनों सब क्वेश्चन का जो कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी B, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दो सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज सब क्वेश्चन में डिवाइडेड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर A एंड क्वेश्चन नंबर B एंड इसका जो कैटेगरी है दैट इज कैटेगरी A एंड कैटेगरी B। सिमिलरली इस बार आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है जो अगेन दो सब क्वेश्चन है और फर्स्ट वाला जो सब क्वेश्चन है उसका कैटेगरी है A एंड दूसरा वाला जो सब क्वेश्चन है उसका कैटेगरी है C, ठीक है। अब ये वाले केस में आपको एनालाइज करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिंपल इन तीनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो एक तो है B
दूसरा है ए बी और तीसरा है ए और सी। इन तीनों में से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर कर सकते हो तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में स्कोर कर सकते हो, बिकॉज एक तो इसमें ए कैटेगरी है, दूसरा बी कैटेगरी है, मतलब आपने कॉन्सेप्ट लगा के या तो आपने किधर तो देखा है ये सब, वो लगा के आप ये सब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रायोरिटी 1 आप दोगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना और एक ऑप्शन में छोड़ना है। तो आप किस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा यार इस क्वेश्चन 5 का बी वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन 5 का बी वाला जो पार्ट है दैट इज अपना जो सी कैटेगरी वाला पार्ट है बेसिकली। तो जो भी सी कैटेगरी वाला पार्ट है अगर वो 4 से 6 मार्क का है, ठीक है, अगर वो 4 से 6 मार्क का है देन यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज इन दैट केस ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये होगा 4 से 6 मार्क का। तो मतलब जो ए वाला जो कैटेगरी वाला क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है 12 to 14 मार्क्स का। तो इससे बेटर है आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करो, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट आपको 12 to 14 मार्क्स फॉर श्योर मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। बट अगर लेट्स से यहाँ पे जो ये सी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है ये है 12 मार्क्स और यहाँ पे 8 मार्क्स का, इन दैट केस आपको क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोनों बी कैटेगरी है। एंड अगर ऑन एन एवरेज पकड़े कि ये 10 मार्क का और ये 10 मार्क का, अगर ये बी कैटेगरी है तो एटलीस्ट आप मिनिमम 7 दोनों में स्कोर कर सकते हो अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह से आपको फिल्टर आउट करना है यूजिंग द ABC एनालिसिस। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो इस वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा बैक जाके वापस एक बार देख लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद देयर विल बी सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर MCQ विच यू विल रिसीव पोस्ट 2 PM, ठीक है। तो MCQ का जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन होता है वो आपको अलग से दिया जाता है, बट जो उसकी जो आंसर्स आपको जो करने होते हैं सर्कलिंग वो आपको मेन आंसर बुकलेट में करनी होती है। एंड यहाँ पे फ्रॉम December 21 जो आंसर की बुकलेट से जो ICAI प्रोवाइड करता है उसमें थोड़े चेंजेस आ गए। तो अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो द आंसर बुकलेट्स विल बी रिसीव्ड पोस्ट 2 PM, ठीक है। जो आपको आंसर बुकलेट्स मिलती है ना वो भी आपको 2 बजे के बाद मिलेगी, बट जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना MCQ वाला नहीं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है आपको 1:45 PM को मिल जाता है। Thus, only look at question number 1 if time permits, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जैसा कि मैंने बताया आपको नहीं देखना, बट अगर आपके पास टाइम बचा इन 15 मिनट्स तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एक लुक कर सकते हो, बट यूजुअली आपके पास टाइम बचेगा नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा। टाइम मैनेजमेंट इज की एंड मेंटेन योर स्पीड ऑलवेज इन एग्जाम्स, ठीक है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम मैनेज बराबर से नहीं किया, चाहे आप कितने भी अच्छे हो या फिर आपको कितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हो, फिर भी आपका जो क्वेश्चन है वो छूट जाएगा, आपका पेपर छूट जाएगा ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज ये मायने नहीं रखता कि आपको कितना आता है, ये मायने रखता है कि कितने वो पर्टिकुलर 3 आवर्स में आप कितने सम सॉल्व कर सकते हो और कितने मार्क्स के सॉल्व कर सकते हो सम्स। अटेम्प्टिंग 100 मार्क्स ऑफ पेपर इज मस्ट, अटेम्प्टिंग एनीथिंग लेस देन 95 मार्क्स कैन बी डिजास्टर्स, ठीक है। तो आपको 100 मार्क्स का पेपर एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही है, बट अटेम्प्टिंग लेस देन 95 मार्क्स कैन बी डिजास्टर्स। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो लेट्स से अगर एक पर्टिकुलर पेपर में अगर आप 5 मार्क का छोड़ रहे हो ना एवरेज, तो 5 into 8 करेंगे तो 40 मार्क का कुछ अप्रोक्सीमेटली आप छोड़ रहे हो। बट ठीक है 95 मार्क्स का अगर आपने अटेम्प्ट किया ना तो भी आप वेल एंड गुड, आप बहुत सारे लोगों से आगे हो। बट अगर आपको 95 मार्क्स से भी ज़्यादा अगर एग्जाम में छूट रहा है तो वहाँ पे एक बहुत सीरियस कंसर्न है एंड आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर इंप्रूव करना पड़ेगा। उसका स्टिक टू द टाइम एलोकेशन पर क्वेश्चन एज डिस्कस प्रीवियसली। तो यहाँ पे हम टाइम एलोकेशन के बारे में भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से आपको अपना टाइम एलोकेट करना है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला आता है MCQ पेपर एंड दूसरा आता है नॉन MCQ पेपर। अगर MCQ पेपर है तो 30 मार्क्स के आपको MCQs दिए जाएंगे, जिसमें से 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव हो गए, एंड अगर नॉन MCQ पेपर है तो 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पूरा। Okay. अगर हम MCQ पेपर के बारे में अगर पहले डिस्कशन करें तो सबसे पहले देयर विल बी टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, ठीक है। तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी होगा। उसके बाद एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ईच जो क्वेश्चन होगा ना आपका वो 14 मार्क्स का होगा। तो 14 into 5 करेंगे, दैट इज 5 क्वेश्चन अपने पास आ जाएंगे 70 मार्क्स एंड रिमेनिंग 30 मार्क्स होंगे अपने MCQ के। तो मेरा सजेशन ये होगा कि 2 से लेके 3:30 तक, दैट इज 1.5 घंटे में आपको 3 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 14 मार्क्स ईच, जो आपके सबसे बेस्ट और आपके फेवरेट हो। दैट इज अटेम्प्ट योर 3 फेवरेट क्वेश्चंस मेजरली विच आर अंडर द A और B कैटेगरी। योर A और B कैटेगरी क्या है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था A, B एंड C कैटेगरी। तो मेजरली 2 से लेके 3:30 दैट इज 1.5 घंटे में आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 14 मार्क्स की। तो आपको वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके फेवरेट क्वेश्चन हो, विच आर मेजरली कवर्ड अंडर कैटेगरी A एंड कैटेगरी B, ठीक है। उसके बाद 3:30 to 4 आधा घंटा आप MCQ सॉल्व करोगे। अगर MCQs बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गए तो आप 40-45 मिनट्स भी ले सकते हो। उसके बाद 4 से लेके 5 तक दैट इज 1 घंटा रिमेनिंग
अगर आपने एमसीक्यूज को ज़्यादा टाइम ले लिया तो यहाँ पे आपके पास थोड़े कम टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने जो मेजरली आपके सी कैटेगरी में फॉल करते हैं या ऐसे क्वेश्चन जिसको आप ज़्यादा श्योर नहीं उसका आंसर को लेके, तो यहाँ पे आपको अपने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको अपने कॉस्मेटिक चेंजेस भी करने हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कॉस्मेटिक चेंजेस भी करने हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉन एमसीक्यू पेपर। नॉन एमसीक्यू पेपर में यहाँ पे सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है एंड यहाँ पे अपने को टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है एंड यू हैव टू आंसर रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चन में से और 1 क्वेश्चन जो है ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो ईच क्वेश्चन होता है वो होता है 20 मार्क्स का एंड यहाँ पे आपको ईच क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स देने। तो 2 to 235 आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, 235 to 310 आप दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, 310 to 345 आप तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, 345 to 420 आप चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, 420 to 455 आप फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करोगे एंड 455 to 5 यहाँ पे आप कॉस्मेटिक चेंजेस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एवरी 35 मिनट्स का स्लॉट बना दिया है जहाँ पे टाइम टू बी एलोकेटेड पर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट्स लगने चाहिए। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया टाइम मैनेजमेंट इज द की एंड मेंटेन योर स्पीड, अपन ने डिस्कशन कर लिया। फिर यहाँ पे स्टिक टू टाइम एलोकेशन एज डिस्कस प्रीवियसली अपन ने डिस्कशन कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है आंसर बुकलेट का, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती है, लाइक रोल नंबर, बार कोड, स्टिकर स्टिक करना पड़ता है एक्सेट्रा। तो ये सबको आपको एकदम केयरफुली करना है। यहाँ पे आप बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिएगा, चाहिए तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हो अब यहाँ पे जब आपको 2 बजे आंसर बुकलेट मिलती है। एवरी क्वेश्चन ऑन न्यू पेज एंड एवरी सब क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, ये हमेशा याद रखना। जो भी आपका नया क्वेश्चन आप चालू कर रहे हो वो तो आपको न्यू पेज से चालू करना ही है, बट एट द सेम टाइम जो भी आप सब क्वेश्चन चालू कर रहे हो ना उसको भी आप न्यू पेज से चालू करना हमेशा। राइट क्वेश्चन नंबर ऑन द मिडिल ऑफ द पेज, तो जो भी आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उसका जो भी क्वेश्चन नंबर है आपको एकदम मिडिल पे लिखना अपने पेज के। तो लेट्स से आप क्वेश्चन 3B सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, इससे अपनी आंसर बुकलेट के मिडिल में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3B या क्वेश्चन नंबर 3B, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। उसका फॉर्मेटिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फॉर्मेट्स इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस, द कंटेंट इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका कंटेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि फॉर्मेटिंग और प्रिपेयरिंग फॉर्मेट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एट CA इंटर लेवल एज वेल एज CA फाइनल लेवल। फाउंडेशन लेवल पे फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो चीज़। उसके बाद आएगा फॉर्मेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद पेन एंड नॉट नेसेसरी टू यूज स्केल, पेंसिल और एनी अदर टूल। ठीक है, तो जो आपको फॉर्मेट है वो पेन से बना सकते हो। लेट्स से अगर आपको लेजर अकॉर्ड बनाना है तो आप फटफट पेंसिल लेजर अकॉर्ड बना सकते हो, उसके लिए आपको पेंसिल या स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट्स शुड कंपल्सरीली बी प्रिपेयर्ड, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द स्टार्ट और एट द एंड। तो आपको वर्किंग नोट्स हमेशा प्रिपेयर करने, आप उसको स्टार्टिंग में भी प्रिपेयर कर सकते हो या फिर चैप्टर या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन के एंड में भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट प्रिपेयर डेफिनेटली करना बिकॉज वर्किंग नोट्स से भी मार्क्स होते हैं। फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट इफ पॉसिबल। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपको कोई AS का क्वेश्चन आ गया तो हमेशा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चालू कैसे करना है, आपको पहले वो AS का नेम देना है एंड नंबर देना है एंड प्लस थोड़ा थियरी भी एक्सप्लेन करना है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। फिर फॉर थियरी पेपर्स डिवाइड योर आंसर इन पॉइंट्स एंड फॉर ईच पॉइंट लीव लाइन। ठीक है, तो लाइन छोड़ने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। थियरी का पेपर होगा तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ पैराग्राफ्स भर रहे हो, थोड़ा पॉइंट्स में लिखो उसको अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को भी समझे कि आपने क्या लिखा है। Do not hesitate, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Do not hesitate to leave spaces in your answer for clean presentation and also do not hesitate to ask for extra supplements, additional sheets। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई एक्स्ट्रा शीट्स नहीं लेनी चाहिए बिकॉज वो कभी कभी घूम जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा शीट्स कभी भी नहीं घूमती है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई भी हेसिटेशन नहीं होना चाहिए आपके माइंड में जब आप आंसर शीट्स मांग रहे हो, एक्स्ट्रा एडिशनल शीट्स आप मांग रहे हो, बिंदास मांगिएगा और फुल यूज करिएगा उसका। Be aware of MCQ question numbers as we have 1 and 2 marks MCQ। तो वी ऑल नो जो MCQ वाला पेपर है वहाँ पे 30 मार्क्स के MCQs होते हैं, फाइनल का जो इलेक्टिव पेपर है वहाँ पे 40 मार्क्स के MCQs होते हैं। अब ये जो 30 मार्क्स के MCQs होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 30 क्वेश्चन होंगे MCQ के, क्योंकि कोई आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 मार्क के भी होते हैं। इन दैट केस आपके जो टोटल अप्रॉक्सीमेटली MCQ के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 22। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 है पर्टिकुलर MCQ का, वो 2 मार्क का है, तो आपको प्रॉपर्ली देखना है कि आप जो सर्कलिंग कर रहे हो ना वो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की वो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने ही कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हो और आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 के सर्कलिंग में, तो इन दैट केस आपको मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, आपका पूरा MCQ का शीट है वो गलत इवैल्यूएट हो जाएगा ना, आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको ये चीज का याद रखना है कि जो भी आपका MCQ का क्वेश्चन नंबर है इट मैचेस विद दो आंसर शीट दैट यू आर सर्कलिंग। उसके बाद रफ कैलकुलेशन टू बी डन ऑन द लास्ट पेज ऑफ आंसर बुकलेट। जो आपको रफ कैलकुलेशन करनी है आप उसको अपने पेज के साइड में मत कीजिएगा, जो भी आपकी आंसर बुकलेट है उसके लास्ट पेज में आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुट द फाइनल आंसर इन द बॉक्स। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो फाइनल आंसर है उसको एक बार बॉक्स में डाल दो एंड ऑल्सो
स्टेप वाइज मार्क्स आर गिवन इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आईसीआई सीए इंटर लेवल पे, सीए फाउंडेशन लेवल पे, ऐसे सीए फाइनल लेवल पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग देता है। तो अगर आपको फाइनल आंसर गलत है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपके स्टेप्स राइट है तो आपको स्टेप के मार्क्स भी अलॉट किए जाएंगे बाय द एग्जामिनर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड फॉलो द सेम फॉर्मेट एंड स्टेप्स एज दैट इज ऑफ आईसीआई। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके जो फॉर्मेट है या स्टेप्स है सेम एज कंपेयर टू आईसीआई, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो, बट योर आंसर शुड कंटेन द नेसेसरी स्टेप्स। ठीक है, तो जो आंसर है उसके नेसेसरी स्टेप्स तो होने चाहिए, जरूरी नहीं कि वो सेम टू सेम स्टेप्स आपके आईसीआई में भी हो, थोड़ा बहुत चेंजेस अलाउ करता है आईसीआई एंड दैट के एग्जामिनर भी आपको मार्क्स दे देगा। उसके बाद फॉर थियरी क्वेश्चन इफ टाइम परमिट्स अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ठीक है, थियरी क्वेश्चन में अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे तो अच्छा होगा, बट ये तभी करना जब आपके पास टाइम है और ये एंड में आपको अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के बाद आप अंडरलाइन करो, इन दैट केस आपका पेपर भी छूट सकता है। तो फॉर थियरी क्वेश्चन आपको टाइम मिल रहा है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, एंड ये आपको अंडरलाइन करना एट द एंड ऑफ द पेपर। मार्क्स इन थियरी वुड ओनली बी अलॉटेड। ठीक है, तो मार्क्स अगर आपको मिलने चाहिए थियरी में, तो वो कब अलॉट किया जाएगा? ओनली इफ यू हैव मेंशन्ड कीवर्ड्स मेंशन्ड इन द आईसीआई स्टडी मटेरियल। तो अगर आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो कीवर्ड्स है अगर आपने सेम टू सेम अपने आंसर कॉपी में लिखे तभी आपको थियरी में मार्क्स मिलेंगे, वरना आईसीआई मार्क्स अलॉट नहीं करता अगर अपने मन से आप ब्लफ कर रहे हो तो। उसके बाद इन द लास्ट 5 मिनट्स डू ऑल द कॉस्मेटिक चेंजेस। तो हर एक पेपर के लास्ट 5 मिनट में आपको अपने कॉस्मेटिक चेंजेस करने, जैसे कि हो गया आपको नंबर ऑफ एडिशनल शीट्स आपने कितनी ली है, फिर सेकंड पेज में आपको टिक मार्क मारना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। तो ये लास्ट के 5 मिनट्स में कर देना। ऑल्सो लास्ट के 5 मिनट्स में आप ये भी चेक कर लेना कि एट द टॉप ऑफ ईच क्वेश्चन आपने लिखा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो लेट्स से अगर क्वेश्चन 3C तो आपको टॉप पे लिखा है अपने पेज के क्वेश्चन नंबर 3C है। ये आप लास्ट के 5 मिनट्स में कर सकते हो एंड एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी पेपर। अब आ जाता है आफ्टर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम सबसे पहले भाई डू नॉट डिस्कस द पेपर विद फ्रेंड्स आफ्टर एग्जाम, रीच होम एज सून एज पॉसिबल आफ्टर गिविंग द एग्जाम। ठीक है, पेपर होने के बाद अपने दोस्तों से मिलने मत लग जाना, उनसे बातें मत करने लग जाना कि भाई पेपर कैसा गया। घर पे पहुंचना, अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी चालू करनी पड़ेगी आपको इमीडिएटली। तो चुपचाप फटफट अपने घर पे पहुंच जाना, दोस्तों से मिलकर टाइम पास करना। उसके बाद डू नॉट चेक योर आंसर्स, इट में अफेक्ट योर प्रिपरेशन फॉर सब्सिक्वेंट पेपर। तो बहुत सारे लोग को क्या होता है ना, एक चुल होती है कि एग्जाम खत्म हो गया, आप घर आके वो लोग क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल खोलने लग जाते हैं, रेफरेंस मटेरियल खोलने लग जाते हैं और वापस अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये गलती आप कभी मत करना, बिकॉज जैसे ही आपने ये किया एंड आपको पता चला कि भाई आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करके आ चुके हो, इन दैट केस आप उसको माइंड में सोचोगे ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे को इसमें 0 मिलेगा एंड आपका नेक्स्ट पेपर है खराब होने लग जाता है, बिकॉज आप फिर पढ़ना ही छोड़ देते हो। एंड जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वो बंदे जो एग्जामिनर है उसने आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका स्टेप्स राइट थे तो आपको स्टेप्स के मार्क्स दे दिए। तो कभी भी अपना पेपर घर आके चेक मत करना, अगर पॉसिबल है तो क्वेश्चन पेपर वही फेंक के आ जाना, ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद डू नॉट डिस्कस पेपर विद फ्रेंड्स ओवर कॉल, टेलीग्राम और एनी अदर मोड। तो आते ही मैंने देखा है कि लोग टेलीग्राम पे डिस्कशन चालू कर देते कि पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, टफ था, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ये क्वेश्चन सही था। आपको ये सब में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको चुपचाप घर पे आना है, अपना पेपर हो सके तो फेंक के आ जाना या फिर अपने कबर्ड में रख देना और नेक्स्ट पेपर की तैयारी चालू कर देना। उसके बाद नो नीड ऑफ वॉचिंग पेपर एनालिसिस। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, टेलीग्राम पे भी देखा है, पेपर एनालिसिस का वीडियो डालना चालू कर देते हैं एंड इससे बच्चे लोग क्या हो जाते हैं और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बिकॉज उनको भी देखने का मन करता है यार कैसा था पेपर, मेरे तो डिफिकल्ट था क्या, सबके लिए डिफिकल्ट था। तो इन दैट केस मेरा सजेशन यही होगा कि आप पेपर एनालिसिस की वीडियो मत देखिए। अगर आपको ये पेपर एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आपके सारे एग्जाम्स एक बार खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आराम से बैठ कर देखना पेपर एनालिसिस का वीडियो, वो टाइम आपको कोई नहीं रोकेगा। बोनस मार्क्स आर अलॉटेड इन पेपर्स व्हिच आर डिफिकल्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको पता होगा कि जुलाई 21 में मैंने मेरे सीए के एग्जाम्स दिए थे, सीए फाइनल के, एंड वहाँ पे आई हैड सिक्योर 506 मार्क्स। ठीक है, जब मैंने मेरी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाई तो मैंने देखा कि मेरे को कोई सब्जेक्ट में ना एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉट किए थे। मतलब क्या, लेट्स से मेरा जो ऑडिट था उसमें अगर मैं ऐड करूं तो मेरी एमसीक्यू प्लस जो मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखा था मेरे को 47 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 100, बट जब मैं मेरी मार्कशीट में देखता हूं मेरे को 52 मार्क्स दिख रहा था उसमें। तो ऐसा क्यों था? तो यहाँ पे आईसीआई ने बोनस मार्क्स अलॉट किए थे, एंड ये बोनस मार्क्स से मुझे अलॉट नहीं किए थे, ये बोनस मार्क्स पूरे के पूरे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को अलॉट किए थे जिसने भी लेट्स से ऑडिट का एग्जाम दिया था। तो ऑडिट में 5 मार्क्स का बोनस अलॉट किया था। ये सेम 5 मार्क का बोनस मेरा एक फ्रेंड है AIR7, उसको भी ये 5 मार्क का बोनस अलॉट किया गया था, और एक AIR था जिससे मेरी बात हुई थी, उससे भी बोला कि उसको ऑडिट में 5 मार्क्स का बोनस मिला है। एंड ऐसे सारे पेपर से अगर मैं बोनस मार्क्स ऐड कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स का बोनस अलॉट किया था आईसीआई ने इन जुलाई 21। तो यहाँ पे एक चीज सुनने वाली है कि ये जो बोनस मार्क्स अलॉट होते हैं ना हर एक पेपर में अलॉट नहीं होते। तो लेट्स से जुलाई 21 में ऑडिट का पेपर डिफिकल्ट है तो वहाँ पे 5 मार्क्स का बोनस अलॉट किया गया। फिर SCMP का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था, वहाँ पे 2 मार्क का बोनस अलॉट किया। फिर DT में अगेन 2 मार्क का बोनस अलॉट किया। तो ये हर एक पेपर में अलॉट नहीं करते, बट अगर डिफिकल्ट पेपर आता है ना तो आईसीआई बोनस मार्क्स अलॉट करता है फॉर श्योर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिसने भी पेपर अटेम्प्ट किया।
तो अगेन ऑडिट में 5 मार्क्स का बोनस मिला गया था, 5 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो बिकॉज जुलाई 21 का ऑडिट का पेपर सबको पता है बहुत डिफिकल्ट आया था, तो वहाँ पे आईसीएआई ने 5 मार्क्स का बोनस अलॉट किया था, वो बहुत ज़्यादा है। तो बोनस मार्क्स आर अलॉटेड इन पेपर्स विच आर डिफिकल्ट बाय आईसीएआई। स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर नेक्स्ट पेपर बाय 7 PM, ठीक है। तो जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है वो आपको 7 बजे चालू करना है। तो लेट्स से अगर आपका फर्स्ट अकाउंट पेपर था एंड आप घर आ गए 5:30-6 बजे, 1 घंटा आराम से रेस्ट कीजिए, नाश्ता वाश्ता कीजिए और 7 बजे से अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ पढ़ाई चालू कर दीजिए, दैट वुड बी लॉ, ठीक है। तो बस दोस्तों ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स एंड ओपन ओनली ट्वाइस ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो अपने मोबाइल फोन्स को कंप्लीटली आप बंद रख दीजिए एंड उसको सिर्फ और सिर्फ आप दिन के 2 बार ओपन कीजिए, दैट इज आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर ड्यूरिंग दो 15-16 डेज। एंड जितना हो सके उतना कम यूट्यूब देखना, जितना हो सके उतना कम टेलीग्राम यूज करना और जितना कम हो सके उतना कम फोन यूज करना। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ाई करना और ये वीडियो को अभी बंद करके वापस पढ़ाई पे बैठ जाना। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।